जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई वन एप्लीकेशन नाउ। For any 2 points m and n in xy plane, mn vector denote the vector from this to this, है ना। अब यहाँ पे ये क्या है भाई, पता है हमें यहाँ पे ये क्यों बता रहे हो। ये डिनोट करता है जीरो वेक्टर पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन एक्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है ना। तो ये पी क्यू एंड आर 3 पॉइंट्स है जिनकी मदद से एक ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ बन रहा होगा। ओके, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, let S be a point inside the triangle PQR such that this condition is satisfied। अब ये कंडीशन जो भी है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ओके बोलो उसको। ठीक है कि भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर इस तरह से आपको नल वेक्टर क्रिएट करके देते हैं। let EF be midpoints of PR and QR, right, midpoints। फिर क्या बोल रहा है, then the value of length of line segment EF, है ना। E कहां पर था, यहां पर था, F यहां पर था, राइट। EF लाइन सेगमेंट कहां बन रहा है, ये इस तरह से कुछ तो छोटा सा लाइन सेगमेंट बन रहा है आपका, ठीक है ना। एंड देन ES, अच्छा नहीं सॉरी, EF यहां बन रहा है, सॉरी EF यहां बन रहा है, ES वहां बन रहा है। अच्छा, तो ऐसे कोई हमारे पास में यहाँ पे दो व्हाइट कलर के जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनका लेंथ का रेशो हमें यहाँ पे निकाल के बताना है। और क्वेश्चन क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में आपका चल रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आपने क्या करना चाहिए, आपने यहाँ पे ना EF वेक्टर ही निकाल लेना चाहिए, ES वेक्टर ही निकाल लेना चाहिए, और उनका जो मैग्नीट्यूड है वही तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दैट विल मेक दिस क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन वंस अगेन, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है, थोड़े सडनली इतने सारे इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं, सो थोड़ा यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको अच्छा लगा होगा पेपर सॉल्व करते समय। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपका जो एक तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, वो क्या है कि हम यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर्स पहले डिफाइन कर लेते हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, एंड उसी के साथ में यहाँ पे ये जो एस है इसको हम एस वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ई और एफ को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, तो आप इसको बेसिकली पी प्लस आर अपॉन टू बोल सकते हो, और इसको आप क्यू प्लस आर अपॉन टू बोल सकते हो, ठीक है ना। नाउ व्हाट एम आई इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन ईएफ वेक्टर, क्योंकि उसी का लेंथ यहाँ पर मुझे लिखना है। सो ईएफ वेक्टर सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो, है ना, इजी है यहाँ पे ईएफ वेक्टर लिखना। ईएफ वेक्टर जो है वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब हेड माइनस टेल करके आपके यहाँ पर आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू माइनस पी, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन टू, ऐसा आपका यहाँ पर ये वेक्टर बना है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम यहाँ पे ले लेंगे, तो क्यू माइनस पी का मैग्नीट्यूड जितना भी है अपॉन टू, ये हमारा बेसिकली ईएफ का लेंथ आया है। ऑलराइट, अब हम ईएस के लेंथ के पीछे अगर पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर फिर से हेड माइनस टेल करने का मन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमने हेड माइनस टेल करके वेक्टर लिख लिया, वैसे वो मैं काम कर सकता हूँ अगर मेरे पास में एस का पोजीशन वेक्टर होगा तो एस का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ही उन्होंने यहाँ पर ये डेटा दिया है, विच सर्व्स प्रीटी वेल। कैसे, ध्यान से देखो कि हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई आपका एसपी वेक्टर क्या होगा, पी वेक्टर माइनस एस वेक्टर होगा। फिर आपका यहाँ पे 5 टाइम्स कितना है, एस क्यू वेक्टर, मतलब क्यू वेक्टर माइनस एस वेक्टर, एंड देन आपके इसमें 6 टाइम्स ऑफ एस आर वेक्टर मतलब आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर, और ये आपका 0 के बराबर है। तो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास में एस क्या क्या है, 1s, 5s और यहाँ पे 6s, मतलब 12s आपके पास में है जो राइट हैंड साइड में जाएंगे। उसके अलावा p वेक्टर, 5q वेक्टर एंड देन 6r वेक्टर, है ना, ऐसा आएगा जो बेसिकली आपका 12s के बराबर है। मतलब s की कहीं पर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे pqr के टर्म्स में ये वाला भले ही गंदा दिख रहा है एक्सप्रेशन, लेकिन डालोगे तो फायदा होगा, ठीक है ना। सो मुझे जरूरत पड़ रही है फॉर श्योर, कहां जरूरत पड़ रही है, आई वांट टू राइट ई एस वेक्टर। तो ई एस वेक्टर मतलब क्या होगा, ये जो भी आपने एस वेक्टर निकाला है इसमें से ई वेक्टर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो आपके इसमें यहाँ पर वैल्यू आएगी पी वेक्टर प्लस 5q वेक्टर प्लस 6r वेक्टर अपॉन 12, एंड माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा p प्लस r अपॉन 2, राइट। सो एलसीएम आ जाएगा आपका 12 एलसीएम के बाद में आपके पास में क्या बचेगा, p वेक्टर प्लस 5q वेक्टर एंड 6r वेक्टर, एंड देन यहाँ पे माइनस 6p वेक्टर एंड माइनस 6r वेक्टर। ऑलराइट, कैंसिलेशंस यहाँ पर देख लो कैसे हो रहे हैं, एंड अल्टीमेटली यू रियलाइज कि यार ये क्वेश्चन भी आपका कितना बढ़िया यहाँ पर जो है रिजल्ट क्रिएट करके दे रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके इसमें अभी 5q बचा है एंड माइनस 5p भी क्रिएट हो गया है, तो 5 कॉमन निकाल के 12 नीचे आपको मिल रहा है, आपको q वेक्टर माइनस p वेक्टर ही मिल गया है, फिर से वही चीज आपको मिल गई है, ठीक है ना, q वेक्टर माइनस p वेक्टर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका मुझे यहाँ पे फील हुआ, है ना। हमें नहीं लगना चाहिए कि हम इसके अंदर ज्योमेट्री वगैरह हो जाए, हालांकि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर आपका वेक्टर क्रिएट हुआ है, इट इज प्रीटी क्लियर कि दे आर पैरेलल वेक्टर्स, है ना, वो यहाँ पर सेम डायरेक्शन जाने वाले वेक्टर्स हैं, राइट।
जाने दो, लेकिन अब जैसे भी हमने बनाया, हमें तो अपने आंसर निकालने से मतलब था, तो बन गया हमसे तो, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी जो है दोनों का मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड तो करना चाहता हूँ, तो आपके यहाँ पर q माइनस पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो डिवाइड ही हो जाएगा। आपको EF वाली क्वांटिटी ऊपर मिलेगी, तो कैंसिलेशन के बाद में आपको केवल हाफ ही बचा के रखना है, और यहाँ पे आपको केवल 5/12 ही बचा के रखना है, तो 6/5 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1.2 आप यहाँ पे अपना फाइनल आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल आपका थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर्स भी है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्रेमर रूल वाली यहाँ पर जो है होमोजेनस इक्वेशंस भी इन्होंने देके रखी हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन का कुछ यहाँ पर हमें सोच के आंसर करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव इज कि भाई इन्होंने W वेक्टर यहाँ पर देके रखा है, U एंड V भी 2 वेक्टर्स सच दैट ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है। तो सबसे पहले देख के तो ये लगता है कि भाई W अगर आपको पता ही है कि U क्रॉस V है, तो आपने यूज क्यों नहीं किया, यूज ही कर लो भाई, है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम यही करते हैं कि V क्रॉस W के प्लेस में U क्रॉस V अगर मैं डालता हूं तो मुझे U वेक्टर ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, ट्रिपल क्रॉस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहले दूर वाला फिर पास वाला, मतलब V डॉट V मतलब V के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू U वेक्टर, माइनस कितना आएगा फिर पास वाले का डॉट, मतलब U डॉट V, है ना, एंड उसके साथ में U वेक्टर, नहीं U वेक्टर V वेक्टर, पास वाले का डॉट हुआ है तो दूर वाला वेक्टर आएगा, है ना, मतलब V वेक्टर आएगा। ऑलराइट, और ये हो जाएगा आपका U वेक्टर के बराबर। सो इंटरेस्टिंग, आप यहाँ पे नोटिस करते हो कि हमें जब कंपेयर करना है तो राइट हैंड साइड में कंपेयर करने के लिए V वेक्टर तो है ही नहीं, मतलब आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि U डॉट V आपका 0 होना चाहिए। आप एक और जगह से कंक्लूड कर सकते हो कि U डॉट V आपका 0 होना चाहिए, U डॉट V आपका 0 होना चाहिए। यहाँ से वाली इक्वेशन से डायरेक्टली भी कंक्लूड कर सकते हो, ये यहाँ से कंक्लूड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे U W का क्रॉस करने पे U मिला है, मतलब V के तो परपेंडिकुलर आप डेफिनेटली गए हो, और अगर परपेंडिकुलर गए तो आपका डॉट भी 0 होना चाहिए। दैट इज अनदर वे हाउ यू कैन कंक्लूड कि भाई U डॉट V इस क्वेश्चन में 0 है। एंड नाउ इफ यू कंपेयर, तो यू कैन डायरेक्टली कमिट कि भाई आपका V के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है ये तो 1 ही होगा, कंपेयर करके डायरेक्टली दिख रहा है, राइट। और ये एक ऑप्शन भी है, तो वी आर वेरी प्लीज्ड विद दिस कि भाई ये तो आपका क्या है 1 के बराबर है, मतलब ये जो है ये तो 2 पे ही जाना चाहिए। तो यहां से एक चीज तो आपने कैंसिल कर दी, है ना। बाकी अब आपको यहाँ पे आगे घुसना ही पड़ेगा अल्फा बीटा के डिटेल डिस्कशन पे। अभी तक देखो हमने अल्फा बीटा को बिल्कुल भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया है, राइट। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा बीटा को हम कैसे कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भाई एक तो ये U है ना, और U के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात हम जो देख सकते हैं वो क्या है कि U और V का क्रॉस करके W आया है, मतलब U और W भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मतलब U डॉट W आपका 0 होना चाहिए, ये बोल के मैं यहां से कुछ एक इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं अल्फा बीटा गामा में, कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा ये जो है ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या इक्वेशन हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं, हाँ जी, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप और क्या यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एक और इक्वेशन आप यहाँ पे मॉड्यूलस की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसकी जरूरत देखो आपको यहाँ पे कहने की पड़ेगी कि आपको स्क्वायर्स वगैरह भी पूछ रहा है कहने की, ठीक है ना। तो स्क्वायर कैसे आ सकता है, हम तो वो सारी बातें भी सोचेंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यार यू का मैग्नीट्यूड अगर लिखता हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मेरा बनेगा, राइट। सो यू का मॉडुलस अगर मुझे लिखना है तो लेट अस से मैं इस इक्वेशन का मॉड लेता हूं दोनों साइड, राइट, क्योंकि मुझे यू और वी के बीच का भी एंगल पता चल चुका है ना कि यार वो परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूं, क्या करता हूं, इनका मॉडुलस लेता हूं, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं उसको एड्रेस कर सकता हूं किस चीज को, u क्रॉस v का मॉडुलस एंड राइट हैंड साइड में w का मॉडुलस, राइट। सो u का मॉडुलस कितना आ जाएगा, u का मॉडुलस आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। और उसके साथ में यहाँ पर जो v का मॉडुलस है वो तो हमारा 1 आ ही चुका है, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपके पास में यहाँ पे w का मॉडुलस अंडर रूट के अंदर 6 बनने वाला है, राइट। सो ऐसे करते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर ही कर लेते हैं, स्क्वायर अगर कर लेंगे तो आपके यहाँ पे अंडर रूट को भी हटाते हमें आ जाएगा, राइट। सो एक छोटी सी इक्वेशन आपके यहाँ पे और बन गई है सॉर्ट ऑफ। सो दो छोटी छोटी इक्वेशंस हैं देखो आपके पास में, एक ये भी इक्वेशन ये भी इक्वेशन है, लेकिन हाँ देखो हमें और भी कुछ चाहिए होगा। अभी अल्फा बीटा गामा 3 अननोन है हमारे पास में, ठीक है ना, राइट। सो एक और कुछ सपोर्ट अगर मिले तो बढ़िया हो जाए। एंड वो चीज कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखो कि अब आपको क्रेमर रूल में वो खींच के लेके जा रहा है, ठीक है ना। सो क्रेमर रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस को देखते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए क्या है कि भाई अल्फा आपने जो लिया है उसके हिसाब से टी के होना चाहिए, उसके हिसाब से गामा के होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एक तरीके से सॉल्यूशन ही तो पूछ रहा है आपसे कि इफ दिस इज √3 देन व्हाट इज बीटा एंड गामा, है ना। तो हम अल्फा बीटा गामा के ऊपर कंडीशन क्या देख रहे हैं हमें एक बार फिर से यहाँ पर अभी चेक करना चाहिए, ऑलराइट। सो ये तीनों इक्वेशंस आप ध्यान से देखो, ये तीनों इक्वेशंस में पहली बात तो राइट हैंड साइड में आपके में 0 है ना, राइट हैंड। अच्छा, और ऐसा लग रहा है कि अब अल्फा बीटा हमारे वेरिएबल्स हैं और टी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कोएफिशिएंट वाले डिटरमिनेंट में जाने वाला है
है ना, माइनस टी 1 1 1 माइनस टी 1 एंड 1 1 माइनस टी, इस तरह से हमारा डिटरमिनेंट डेल्टा यहाँ पे क्रिएट होगा। ऑलराइट, सो देखो हमारे पास में एक 0 0 0 आंसर आने की पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है, 0 0 आंसर आने की पॉसिबिलिटी यहां पर है, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे तो आगे के जो तीनों ही क्वेश्चंस हैं उसमें अल्फा 0 के बारे में बात ही नहीं चल रही, मतलब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की ही बात करने में इंटरेस्टेड है आगे के कुछ ऑप्शंस में, राइट। सो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि यार चलो ठीक है, मेरे पास में मतलब जो है डेल्टा इक्वल टू 0 वाले जो केसेस है उनके ऊपर मैंने फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे डेल्टा 0 होगा, डेल्टा मतलब क्या है, माइनस 1 1 1 सॉरी माइनस टी 1 1 एंड देन 1 माइनस टी 1 एंड देन 1 1 एंड माइनस टी, राइट। ये जो हमारा डेल्टा है ये जब 0 होगा तभी तो अल्फा नॉन जीरो हो पाएगा, तभी तो इन इक्वेशंस में अल्फा नॉन जीरो हो पाएगा, तभी हम यहाँ पे शायद क्यू आर और एस ऑप्शंस में कुछ डिस्कशन आगे बढ़ा पाएंगे, राइट। ठीक है, तो इसको जीरो करके यहाँ पे जो टी वगैरह आ रहे हैं उनके साथ में हम बातें करेंगे। सो इसको मतलब दिख रहा है कि यार R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्यों नहीं करें, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे 2 माइनस टी 1 सॉरी 2 माइनस टी 2 माइनस टी 2 माइनस टी आता है, एंड 2 माइनस टी भी यहाँ पर मैं सब जगह से अगर कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 माइनस टी अगर कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर सब जगह मेरे पास में 1 1 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिखने में सिंपल हो जाएगा तो कर लेना चाहिए। उसके बाद में 1 माइनस टी एंड 1 ऐसा ही है, एंड देन 1 1 माइनस टी भी ऐसा ही है। थोड़ा और यहाँ पे हम अपना अच्छा काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम कॉलम वाला भी सब्ट्रैक्शन लगा लेते हैं ताकि यहाँ पर 0 बन जाए, तो ओपन करने में फर्दर आसानी होगी। मतलब क्या करना चाहते हैं, C2 goes to C2 minus C1 एंड C3 also goes to C3 minus C1। तो इससे हमारे पास में 2 माइनस टी तो बाहर पहले से है। अब डिटरमिनेंट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 1 1 में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 बना है, यहाँ पे माइनस टी माइनस 1 बना है, यहाँ पर फिर से 0 बना है, यहाँ पे 0 बना है, यहाँ पे 0 बना है, एंड देन यहाँ पे आपका माइनस टी माइनस 1 बना है, ठीक है ना। इससे क्या है, आपको ओपनिंग में काफी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 के साथ में बस इतना ही जा रहा है मल्टीप्लीकेशन में, और वो भी क्या हो जाएगा, t प्लस 1 का स्क्वायर। सो 2 माइनस टी इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा आपका यहाँ पर ये डिटरमिनेंट अल्टीमेटली कैलकुलेट हुआ है। और हम चाह रहे हैं उन सब पोजीशंस पे बात करना जहां पे ये 0 बन पाए। तो ये 0 बन सकता है यहाँ पे दो वैल्यूज के लिए, एक है आपका यहाँ पे t इक्वल टू 2 और एक है आपका t इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना। इन दोनों केसेस को हमने यहाँ पे अभी एनालाइज करना है, ऑलराइट। t इक्वल टू 2 को एनालाइज करना है, एंड देन t इक्वल टू माइनस 1 को भी एनालाइज करना है, ऑलराइट। सो t इक्वल टू 2 अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करता हूँ, है ना, पहला केस t इक्वल टू 2 है। सो t इक्वल टू अगर 2 है तो हमारी यहाँ पर ये तीनों इक्वेशंस हैं, यहाँ पे ये 2 2 2 हमें नजर आएगा। एक बार लिख के देखो कैसे दिखाई देगा। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो हो जाएंगे आपके इसमें -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फा -2 बीटा प्लस गामा, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा एंड -2 गामा इक्वल। अब एक सिंपल सा काम आप यहाँ पे सोच सकते थे करने का, हालांकि आप इनको ओवरऑल सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल यहाँ पे थॉट जो हो सकता है वो क्या है कि यार ये माइनस वाले जो टर्म्स हैं इनको राइट हैंड साइड में भेज के देखते हैं। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में भेजता हूँ 2 अल्फा, इसको राइट हैंड साइड में भेजता हूँ 2 बीटा, इसको राइट हैंड साइड में भेजता हूँ 2 गामा। अच्छा, यहाँ पे अभी मेरे पास में अल्फा नहीं है, बीटा और गामा ही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर मैं अल्फा ऐड करवा लूं दोनों साइड तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर आ जाएगा 3 अल्फा। वैसे यहाँ पे मेरे पास में बीटा नहीं है, तो अगर मैं बीटा दोनों साइड ऐड करवा लूं तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे आ जाएगा 3 बीटा। यहाँ पे गामा नहीं है क्योंकि मैंने उस तरफ भेज दिया, दोनों साइड अगर मैं गामा ऐड कर लूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, 3 गामा के बराबर आ जाएगा। तो एक ही क्वांटिटी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों के ही बराबर आ रही है, 3 अल्फा के भी बराबर आ रही है, 3 बीटा के भी बराबर आ रही है, 3 गामा के भी बराबर आ रही है। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन क्या हम यहाँ पे कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि इस केस में अल्फा बीटा गामा सब हमारे बराबर ही होने चाहिए। अगर अल्फा बीटा गामा हमारे बराबर होंगे तभी ये सिचुएशन बन पाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो 3 अल्फा के भी बराबर होना चाहिए, वो 3 बीटा के भी बराबर होना चाहिए, एंड 3 गामा के भी बराबर होना चाहिए। यहां से 3 3 3 कैंसिल भी आप कर सकते हैं ताकि आपको रियलाइज हो यार अल्फा बीटा गामा इस पर्टिकुलर कंडीशन में बराबर होने चाहिए। और अल्फा बीटा गामा अगर आपके तीनों कंडीशंस में यहाँ पे बराबर हो रहे हैं तो व्हाट यू विल नोटिस इज कि यार देखो ऊपर वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाइड है पहले से, अल्फा बीटा गामा अगर आपके बराबर है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। लेकिन नीचे वाली इक्वेशन से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब अल्फा इज इक्वल टू प्लस या माइनस रूट 2, व्हिच एक्चुअली इज वन ऑफ द ऑप्शंस, है ना। तो इसको हमने एनालाइज, इसका मतलब इस केस से पहले कर लिया, राइट। चलो t इक्वल टू 2 हमें पता नहीं था कि कौन से ऑप्शन को एनालाइज करवा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे सॉल्व करके पता चला कि यार ये डी ऑप्शन को एनालाइज करवा रहा है।
सो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि भाई अल्फा आपका √2 आया है तो क्यों आया था, क्योंकि आपने t = 2 वाले केस को डिस्कस किया था, तो ऑब्वियसली उस केस में क्या था, t का वैल्यू 2 था, तो t + 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा उस केस में, है ना। उस केस में यहाँ पर आपका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, राइट। मतलब ये कहाँ जाने वाला है, ये इधर जाने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो s हैज टू गो टू 5, मतलब आपको यहाँ पर सी ऑप्शन भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, पहले और दूसरे में से ही कोई ना कोई आपका सही आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। अब आप इन दोनों में से कोई सा भी एक अगर रियलाइज कर लोगे तो आपको यहाँ पर अपना आंसर पता चल जाएगा, हालांकि ये दोनों एक साथ ही रियलाइज होंगे आपको। एंड इट इज प्रीटी क्लियर कि हम यहाँ पे अब अपना केस t = -1 वाला डिस्कशन करना चाहिए। सो t = -1 को डिस्कस करते हैं। t = -1 अगर मैं यहाँ पे डालता हूं तो और भी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है कि आपके तीनों इक्वेशन सेम ही बन जा रहे हैं, तीनों इक्वेशन सेम ही बन जा रहे हैं। अगर आप -1 डालोगे तो अल्फा + बीटा + गामा 0, अल्फा + बीटा + गामा 0 एंड अल्फा + बीटा + गामा 0, आपको यही मिल जा रहा है। अब अल्फा + बीटा + गामा = 0 को आप डिस्कस करना चाहते हो, लेकिन ये वाली कंडीशन तो ऑब्वियसली अभी भी ट्रू ही है, ये तो होना ही चाहिए, उसके बाद में आप यहाँ पे आगे प्रोसीड कर पाओगे, राइट। तो आपको यहाँ पे अब अल्फा + बीटा + गामा भी 0 मिल रहा है एंड अल्फा + बीटा -2 गामा भी 0 मिल रहा है, तो क्या गामा 0 होना चाहिए, जल्दी बताओ। एंड ऑल्सो अल्फा + बीटा -2 गामा भी आपका 0 है, तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास में 3 गामा = 0, मतलब गामा = 0 आ जाएगा, और गामा = 0 आ गया, इसका मतलब आपका जो बीटा है वो क्या आ जाएगा, बीटा आपका माइनस अल्फा के ही बराबर आ जाएगा, राइट। सो नाउ वी कैन आंसर बोथ द पार्ट्स प्रीटी क्विकली। आप अगर यहाँ पे अल्फा को √3 लेते हैं, ठीक है ना, जो लेना ही पड़ेगा हमें यहाँ पे, अगले वाले केस में हम यहाँ पे, क्योंकि अल्फा कुछ दूसरी वैल्यू ले सकते हैं, अल्फा आप दूसरी वैल्यू ले सकते हो ओनली इन दिस न्यू केस, वी कैन नॉट टेक इन दिस केस, क्योंकि इसके अंदर तो वो डिफाइन हो चुका है एक तरीके से कि हम +√2 या फिर -√2 ही ले सकते हैं। अभी जो दूसरा केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है, तो वो बेसिकली √3 के साथ में हम काम करवा सकते हैं। एंड √3 अगर आप यहाँ पे डालते हैं अल्फा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, -√3, एंड गामा तो आपका 0 ही है, सो गामा स्क्वायर आपका जाएगा 0 पे, एंड यहाँ पे -√3 0 है ना, मिला के स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा आपका 3 पे, राइट। सो आपका यहाँ पे जो Q है वो जा रहा है 1 पे, Q जा रहा है 1 पे, एंड जो आपका R है वो जा रहा है 4 पे, ये इसका फिर ए आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। अनदर क्वेश्चन, कोप्लेनरिटी की कंडीशन, मतलब लिटरली इसने क्या बोला, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो क्या होगा कि भाई उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। या तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई थ्योरम ऑफ प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं। इतने अननोन लेकर के कोई थ्योरम ऑफ प्लेन की जरूरत तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो फिर और अननोन आ जाते हैं। तो सिंपल है, आप इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर दो। अच्छा, बॉक्स प्रोडक्ट लिखते समय भी एक चीज थी, ये सारी चीजें XYZ के टर्म्स में थोड़ी सी जम्बल्ड है, आई नो, बट इसको भी एक शॉर्टकट की तरह आप लिख सकते थे। वन वे ऑफ डूइंग इट वाज कि यार, जो बच्चों ने काफियों ने किया भी है कि मैम हमने तो यहाँ पर ना x वेक्टर डाला है ना, हमने y वेक्टर डाला, z वेक्टर डाला, ये i j के टर्म्स में आ गया, फिर हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट में डाल करके 0 किया। दिस इज मेथड नंबर 2 बिकॉज इट साउंड्स वेरी वेरी लॉन्ग, इट इज नॉट रॉन्ग बट इट इज वेरी लॉन्ग। तो मैम आप क्या करते, मैंने कहा जब इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है तो हमको इसमें जो कोएफिशिएंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके लिखना चाहिए। हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि भाई अगर x y z अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट्स जो हैं उसका इधर डिटरमिनेंट अलग बना देते, अल्फा बीटा एंड -1। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी जम्बलिंग है, x का कोएफिशिएंट ना -1 है, y का कोएफिशिएंट अल्फा है, z का कोएफिशिएंट बीटा है। यहाँ पे भी वापस से देखना, बीटा आगे आएगा, फिर y का आएगा विच इज -1, फिर z का आएगा विच इज अल्फा, और ये 0 है। अब x y z खुद जो हैं छोटे वाले, ठीक है, ये जो छोटे वाले इनका तो कोई 0 0 हो नहीं रहा, तो ये तो नॉन जीरो है, मतलब गलती इस पूरे डिटर्मिनेंट की है इसको 0 बनाने में, ठीक है। सो दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। यहाँ पर भी अगर किसी को ना दिखा हो तो वो ऑब्वियसली बोलेगा कि यार मैं तो डिटर्मिनेंट खोलना चाहता हूँ, फिर 0 से इक्वेट करूंगा। अदरवाइज आप देख सकते थे कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर से करते तो क्या करते, इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, सो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनटू कितना डालते हैं अपन इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। एक्सपेंशन अगर आपको याद था, बिल्कुल नोट्स के अंदर आपको करवाया गया था, तो ठीक है, आप वैसे निकाल सकते थे। एंड देन फ्रॉम हियर यू कुड हैव सेड कि हाँ यार अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है।
ऐसे नहीं करना तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा देना कि R1 गोज इन R1 प्लस R2 प्लस R3, और वहां से भी तुमको दिखता कि हाँ यार फैक्टर कॉमन आ रहा है, और फैक्टर कॉमन आते से उसको डाल देते। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, तो मतलब यहाँ पर फाइनल आंसर कितना जाएगा आपका -2 के बराबर। फाइनल आंसर कितना चला जाएगा आपका -2 के बराबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।